गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षा जो 27 फरवरी से होने वाला है, तो उसी को नज़र रखते हुए जो है आप लोगों का जो तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जो 27 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, टाइम बहुत ही कम है, तो हम इतने कम टाइम में भी तैयारी कैसे करें। अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको PYQ क्वेश्चन को जो है कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। तो वो उसी के रिगार्डिंग लेकर हम इसमें जो है विज्ञान मतलब साइंस, जीके, जीएस और हिंदी का टोटल 65 क्वेश्चन लेकर आए। वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। कम से कम आप पीवाईक्यू तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ और पढ़े या ना पढ़े, कम से कम पीवाईक्यू जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं। और मैं भी डीएलएड कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हमारा साइंस है, तो साइंस से 20 क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, आप सबको दिक्कत होते रहता है तो जूम कर लेती हूँ। निम्न में से कौन जैव अविघटित हैं? मल, पशुधन अपशिष्ट, डीडीटी या मार्केट अपशिष्ट। ओके, तो देखिए, जैव विधरित और जैव अविधरित क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, जैव अविधरित मतलब जो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे जैव अविधरित करेंगे, जैसे डीडीटी इसका आंसर हो जाएगा। और जैव विधरित जो होगा, जो पर्यावरण जैसे मल, पशुधन अपशिष्ट, ये हमारे जो इन्वायरमेंट के लिए जो है वो हानिकारक नहीं है, तो वो जैव विधरित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से डाइस में सबसे कम गतिज ऊर्जा वाले कम कण होते हैं। तो हमारा ठोस होता है, तो ठोस के कण काफ़ी सटे सटे होते हैं, हटे नहीं होते, तो ज़्यादा गमन नहीं करते, तो इसमें गतिज ऊर्जा सबसे कम होता है। और गैस में जो है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसके कण बहुत हटे हटे होते हैं और काफ़ी तेज़ी से एक दूसरे की ओर गमन करते रहते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, हमने जूम कर दिया है कि किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। ओके, क्या है कि किसी वस्तु का वजन हवा में कितना न्यूटन है? 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है, तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना हुआ? तो सो सिंपल है। कोई वस्तु अपने आयतन के हिसाब से, बल के हिसाब से नहीं पानी हटाता है, तो ऑब्वियसली 2 न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन हो जाएगा? 2 न्यूटन हो जाएगा। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जो है, वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव वजन मतलब वजन, वस्तु के वजन में आभासी कमी होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा 40 एक सेकेंड, हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है। आप सब बोलते थे जूम कर करके दिखाने के लिए, इसीलिए मैं आपको जूम कर रही हूँ। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व को कहाँ ढूंढेंगे? तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो 2 8 वाले तत्व, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो पक्का अक्रिय गैस है, यानी नोबेल गैस है, जो किसी से भी किसी तरह का रिएक्शन नहीं करता है, तो इसे समूह जो है वो 18 में रखेंगे, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल, किसी चालक का तापमान पर, आर्द्रता संवाहक पर, या एक कंडक्टर की लंबाई पर। तो देखिए, इन सभी चीज़ों पर जो है वो हमारा निर्भर करता है, जबकि आर्द्रता संवाहक पर निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोलियो उत्पन्न करने वाला वायरस है। तो सबसे पहले तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पोलियो किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, या प्रोटोजोआ से। तो आपको आंसर देना है, याद रखना है, विषाणु यानी कि वायरस से। तो पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु है एकल स्टेंटर वाला आरएनए वायरस, डबल स्टेंटर वाला डीएनए वायरस। इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। तो देखिए, पोलियो जो उत्पन्न करने वाला है वो एकल स्टैंडर्ड वाला आरएनए वायरस है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर क्वेश्चन की माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है। तो देखिए ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल से, वो ऑब्वियसली हर रास्ता से उसका एक ही डेस्टिनेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक जाना कोशिका के। तो वहाँ जाके वो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है ऊर्जा मुक्त करती है, और तो आपका हो जाएगा वहाँ श्वसन होता है। एरेबिक श्वसन देखें तो ऑब्वियसली हमारा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उसके संयोजी बाह्यतम कक्षा के जो अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किंगडम प्लांटी यानी पादप जगत में कौन शामिल है। तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, शैवाल और ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ये सभी जो है ये पादप जगत के अंतर्गत ही आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है। तो देखिए विद्युत का अच्छा चालक जो सर्वोत्तम चालक है वो चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है कि स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्रोत उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है। तो आपका हो जाएगा कॉपर टी, डायफ्राम, कॉन्डोम। तो ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है। तो 59 नंबर क्वेश्चन है कि ये तो आपको वैसे ही दिखने वाला है कि अंडा देने वाला स्तनपायी है। आर्मडीला, छिपकली, बत्तख, बील, प्लेटिपस या ये सभी। तो आपका हो जाएगा ये सभी जो है वो अंडा स्तनपायी पूछ रहा है कि अंडा देने वाला स्तनपायी कौन है। तो देखिए इसमें अंडा देने वाला स्तनपायी जानवर जो है बत्तख, बील, प्लेटिपस है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से सभी नहीं होगा, आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो अगले स्लाइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसको जूम नहीं कर सकते क्योंकि जूम करेंगे तो इसमें चार ऑप्शन दिखे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा करता है। तो हमारा ये सी है, ये विरामावस्था को प्रदर्शित करता है। इसमें जो है ओके, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी गतिमान वस्तु का जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है, उस वस्तु के आकार पर, उस वस्तु के द्रव्यमान पर। तो ऑब्वियसली जो किसी वस्तु का जो जड़त्व है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओके, ऑप्शन आपका जो 61 का जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। अम्लराज क्या है। तो अम्लराज सांद्र HN3 और HCl है। तो देखिए जो हमारा नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसमें किसी में भी HCl पहले नहीं है। तो वैसे तो हमारा HCl 3:1 में होता है, 3 अनुपात में HCl होता है और 1 अनुपात में जो है वो नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। ओके, बट ऑप्शन के हिसाब से हमारा यही ज़्यादा सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारा अगले स्लाइड में है कि 63 नंबर क्वेश्चन है। 62 तो हमने कर लिया था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु की जड़ों से संबंधित है। जीवाणु जो फलिया होता है वो राइबोजियम, वो दालों के जड़ में जो राइबोजियम जो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि नीचे दिए हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। PbNO3 + KI
इक्वल टू PbI2 + KNO2। ये किस प्रकार का संयोजन, वियोजन या द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो आपको बताना है कि हमारा जो 65 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें क्या किया है, लीड जो है वो पोटेशियम के बीच ऋणात्मक रेडियो क्लो का आदान प्रदान करता है और यह द्विविस्थापन अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ओके, तो हमारा 20 क्वेश्चन साइंस का हो गया और 20 क्वेश्चन जो है फिर हम सोशल साइंस का कराने वाले हैं आप लोगों को। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज कौन सा है? इसमें हमारा हो जाएगा टीन है, कॉपर है, चूना पत्थर है या सीसा है? तो ऑब्वियसली सीसा जो है वो हमारा अधात्विक खनिज सॉरी सीसा नहीं होगा, हमारा अधात्विक खनिज जो है वो चूना पत्थर जो है वो हमारा अधात्विक खनिज है, जबकि टीन, कॉपर तथा सीसा एक धात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो वो झारखंड है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो मानचित्र में नीले रंग के द्वारा जो है वो जल को दिखाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हम 69 नंबर क्वेश्चन को इतना ही जूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। सही नहीं है ये पूछ रहा है तो ये सारा हमारा सही है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये दूसरे स्थान पे है। तो ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ऑब्वियसली जो है वो पंचायती राज है, बाकी इनमें से सारे निगेटिव है, लोकतंत्र के लिए एक भी नहीं होगा। असमानता, अशिक्षा और बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी, कहाँ का यात्री था? तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था और 1498 ईस्वी में जो है समुद्री मार्ग से भारत के केरल के तट कालीकट पे पहुंचा था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो वो 1929 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो 5 वर्षों का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कि एक सेकेंड थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं, थोड़ा टाइम इसमें भी लग रहा है जूम करने में भी, कि किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था? तो 1933 ईस्वी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला एटम बम हिरोशिमा पर और दूसरा बम जो है वो नागासाकी पर गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन जो है कि संविधान के किस भाग में सब मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे से जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 के क में जोड़ा गया था। तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, उसके बाद फिर 2002 में जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है इसे मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। अब इसकी संख्या 11 है। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, पारिवारिक जीवन या काम का अधिकार? तो चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो हमारा हो जाएगा कानूनी अधिकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 70 एटलस एक मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो एटलस मानचित्र जो है वो बनाया जाता है किस पैमाने पे बनाया जाता है? तो ये हमसे पूछ रहा है, तो वो छोटे पैमाने पे बनाया जाता है। तो सॉरी छोटा इसका हो जाएगा, छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में टोटल जो है 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो विकसित है। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइस को धान के रूप में जाना जाता है, ज्वार, गेहूं, चावल या बाजरा? तो चावल को जो है वो धान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो है वो भाषा है। तो ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा हुई थी? तो 1885 ईस्वी में एओ हुयुम के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका हो जाएगा हरियाणा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैं हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया? 20 साइंस का किया, 20 सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का किया, तो टोटल 40 क्वेश्चन कर लिया। अब हिंदी की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद जो है वीडियो जो है वो समाप्त हो जाएगा। ओके, तो चलिए हिंदी में बढ़ते हैं। हमारा देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन अब। तो टोटल 25 ही क्वेश्चन है हिंदी में, उसके बाद जो है ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराया जाएगा। इससे ज़्यादा 65 क्वेश्चन बहुत हो गया एक वीडियो में। तो देखिए हमारा 90, इसको जूम कर लेते हैं एक सेकेंड। ना खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? न खुदा ही मिला न विशाले सनम, मतलब इसमें पूछ रहा है कि ये हमारा कौन सा अलंकार है। तो आप अगर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पक्का हिंदी में अलंकार तो पढ़ के जाना ही है। न खुदा ही मिला न विधा, तो इसमें बोल रहा ना इधर के रहे ना उधर के, तो विरोधाभास कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि काम का न काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कामकाजी व्यक्ति, दूसरों पर बोझ रहना, काम खाना, खूब कमाना। तो ये रहता है दूसरों पर बोझ होना जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काम का न काज का दुश्मन अनाज का। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए सर्वप्रथम जो रस का उल्लेख है वो मिलता है नाट्य शास्त्र में, और नाट्य शास्त्र के जो लेखक थे वो थे भरत मुनि, और इसे जो है पंचम वेद भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो देखिए इसमें जो है ओज गुण है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तत् सिर दर्द शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए समास भी आप सब पढ़े ही होंगे। सिर दर्द में जो है वो तत्पुरुष समास है। तो समास तो हम तो 9th 10th में ही पढ़े थे, तो ये तो ईजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, अगला स्लाइड में होगा। नहीं, इसी में 101 नंबर क्वेश्चन है कि यशोदा, इसको जूम कर लेते हैं। एक सेकेंड, ऐसे ही बता देते हैं। यशोधरा का संधि विच्छेद है। तो यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा आपको ये बताना है। तो यशोधरा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा यशोधर धरा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर। थोड़ा जूम कर रहे बस इसीलिए बस टाइम लग जा रहा है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ये पूछ रहा है। तो आप सारे वाक्य पढ़िएगा तो अशुद्ध वाक्य जो मिलेगा ये मिलेगा गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर आए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें मानो, मन हो, जनो, जानो आदि आ जाए तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। औषधि शब्द है तत्सम, विदेश, तद्भव या देश। तो औषधि जो शब्द है वो हमारा तत्सम हो जाएगा, ये हमारा संस्कृत का शब्द है पट। तो ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 105। तो 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दाल रोटी में कौन सा समास है?
तो देखिए दाल रोटी में हमारा कौन सा समास है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है और योजक चिन्ह लगा है। जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर हमारा कि शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्ण प्रकट किया जाए वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है वाक्य। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है, तो पढ़ेंगे मानुष होती वही रसखान वासो वज्र गोकुल गांव के गवारन। तो देखिए आपको जो है अलंकार रस छंद आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो अलग से आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो इसमें सवैया हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रेम अतिथि है खरा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, अलंकार इसमें कौन सा है। ओके तो देखिए 109 में आपको अलंकार पूछ रहे थे, इसका हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 112 नंबर कि वाच्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, क्रिया का, सर्वनाम का, क्रिया विशेषण का या विशेषण का। तो वाच्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो क्रिया का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो जल्द मरने वाला को जो वो हम 2 दिन का मेहमान कहते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114 नंबर क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो वो 3 भेद होते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए इसमें जो है आप लोग जो है वीडियो को रोक कर गद्यांश को पढ़ सकते हैं। ओके इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। ओके तो भारत माता के सपूत जो है वो सभी धर्म के लोगों को कहा गया है, तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको हम जूम कर लेते हैं। अब 116 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वह जीता ही मरा देश का प्रेम न जिसमें भरा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसका भी हो जाएगा विरोधाभास, वो जीता न मरा, तो एक तरफ बोल रहा है कि जीता ही है, दूसरी तरफ बोल रहा है मरा, तो विरोधभाषा अलंकार हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन 117 राहुल फुटबॉल देखकर चला गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, तो खेल कर चला गया में कौन सा पदबंध हो जाएगा, क्रिया पदबंध, क्योंकि खेलना क्या है हमारा क्रिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 118 नंबर वह छोटी सी ध्वनि जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, तो उसे वर्ण कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है कि नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है, इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है, तो आपको जो है शब्द शक्ति भी पढ़ना होगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में है कि नाटे के कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन। इसमें जो है शब्द शक्ति वो व्यंजना है, यानी हम व्यंजन व्यंग कर रहे हैं किसी को। ओके लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि हमारे, इसको भी जूम कर लेते एक सेकेंड, कि हमारे हरी हराल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है, तो हमारे हाडिल की लकड़ी में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों ने 65 क्वेश्चन किया टोटल। आप लोगों को कि पसंद आए वीडियो तो ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।